पहले का जो ट्रेंड था एग्जाम का, यूपीएससी का 10 साल पिछला ट्रेंड, दैट वाज अ बिट इजियर। तो एक ब्रूटल ट्रूथ है इस एग्जाम का कि बहुत ही कम प्रोपोर्शन, ऑलमोस्ट लाइक 1 या 0.5% सिलेक्शन होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में होंगे। Hello and welcome to IS Origin. So, hi Sonali, I'm so excited to meet you today. First of all, congratulations on clearing your UPSC Civil Services examination. आपकी रैंक 89 आई है। पहली बात तो आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस ऑल्सो। एंड क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट लाइक 5-6 मंथ्स हो चुके हैं रिजल्ट को, तो फीलिंग पर बहुत अच्छी है, रिलीव्ड है। सबसे ज्यादा एक रिलीफ मिला कि वो जो साइकिल था पढ़ाई करने का, नर्वसनेस, एंजाइटी, वो सब फाइनली अब खत्म हुआ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड आई एम ग्रेटफुल ऑल्सो टू योर टीम एज वेल एज टू गॉड एंटायरली। बहुत अच्छा लगा सुन के। जब कोई अपना स्टूडेंट ऐसे आगे पहुंचता है तो बहुत खुशी होती है जान के। सोनाली, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि आप दिस वाज योर फोर्थ अटेम्प्ट जिसमें आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया है। तो आज की डेट में जब हम कई सारे स्टूडेंट से बात करते हैं, जब उनका पहला अटेम्प्ट ही अच्छा नहीं जाता है या फिर अगर पहले अटेम्प्ट में चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं जा रही होती हैं, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। फ्रॉम एन एस्पिरेंट जिसने फोर्थ अटेम्प्ट में यूपीएससी क्वालिफाई किया है, आपको आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनको ऐसा लग रहा है कि यार हमसे तो नहीं हो पा रहा है? उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम। मैम, इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी बिगनर्स अगर शुरू कर रहे हैं, तो एक ब्रूटल ट्रूथ है इस एग्जाम का कि बहुत ही कम प्रोपोर्शन, ऑलमोस्ट लाइक 1 या 0.5% सिलेक्शन होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में होंगे। और नेचुरली जो 99% सिलेक्शन होते हैं, मोस्टली वो अपने सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इवन फिफ्थ एंड सिक्स्थ अटेम्प्ट में होते हैं। तो एक ये ब्रूटल ट्रूथ है। पहले का जो ट्रेंड था एग्जाम का, यूपीएससी का 10 साल पिछला ट्रेंड, दैट वाज अ बिट इजियर एज कम्पेयर टू नाउ। अब तो ये देखा जाता है कि प्रीलिम्स ही नहीं होता। तो मैं आज यहाँ बैठ के आपको ये कहना चाहूंगी, जो भी आप बिगनर्स हैं, कि प्लीज घबराइए मत। ये नेचुरल प्रोसेस है। कम से कम एटलीस्ट 2-3 अटेम्प्ट इन यूपीएससी दीज डेज इज नॉर्मल इनफ। सेकेंडली मैम, कहना बहुत आसान होता है, उसके बाद जनरली प्रॉब्लम ये आती है कि एस्पिरेंट्स लेट्स से प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं। जैसा मेरे साथ हुआ था, मैं 2 प्रीलिम्स कॉन्टिन्यूअसली फेल हो गई। तो उसके बाद एक एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, मेंटर्स हो गए, जैसे आपकी जो आईएएस ओरिजिन में सनत सर हैं, उनका पर्सनल जो मैंने देखा रोल। तो ऐसे काफी मेंटर्स, जरूरी नहीं है कि आप कोई कोचिंग ही, आपका कोई इनफॉर्मल मेंटर हो। तो उस टाइम पे आपको एक मैसेंजर चाहिए जो आपको मोटिवेट करे कि नहीं, दिस इज अ पार्ट ऑफ द एग्जाम। क्योंकि जब मैं बिगनर थी तो मुझे भी यही लगता था फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, बट फिर धीरे धीरे रियलिटी पता लगी। अपनी मिस्टेक्स पे काम करिए। सबसे बड़ी बात है कि एक बार ध्यान से बैठिए मेंटर्स के साथ, या फिर वैसे भी अपने आप बैठ के एक बार एनालाइज कीजिए कि गलती हुई कहाँ है। तो आई थिंक बोथ आपका जो एक मेंटल, जो आपका कह सकते हो कैलिबर है, उसको भी डेवलप करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में अपनी गलतियों से सीखना भी पड़ेगा। और हो सकता है इसमें 2-3 साल लग जाए, तो दैट इज वेरी नेचुरल। इसीलिए मैं यही कहूंगी कि जब आप लोग आ रहे हैं इस जर्नी में, तो एकदम डेडिकेट होके आइए कि हम 2-3 साल एटलीस्ट इस एग्जाम को देंगे। सोनाली, फोर्थ अटेम्प्ट की क्योंकि बात चली रही है, तो ये मेरे लिए पर्सनली भी बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है आपसे पूछना कि जब आपने पहला अटेम्प्ट दिया था यूपीएससी का, जब आपने दूसरा अटेम्प्ट दिया था यूपीएससी का और आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, वर्सेस दिस टाइम जब आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई किए, इस लास्ट अटेम्प्ट में और उन पहले के 3 अटेम्प्ट्स में क्या डिफरेंस था? बहुत बड़ा डिफरेंस क्या था? आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया इस बार? यस मैम। मैम, सबसे ज्यादा जो मुझे दिक्कत आई दैट वाज एट द लेवल ऑफ प्रीलिम्स। प्रीलिम्स मेरा 2 साल से लगातार क्लियर नहीं हो पा रहा था। 3 साल की मैं पढ़ाई कर चुकी थी और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। तो आई थिंक प्रीलिम्स में गलती ये होती है, जैसे कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सबसे बड़ी गलती की, कि लैक ऑफ एनी काइंड ऑफ मेंटरशिप एंड गाइडेंस, जैसा मेरे साथ था। कि मैं सिर्फ आई वाज जस्ट रीडिंग बुक्स एंड आई वाज हैविंग ऑल दी नॉलेज, बट इन दैट एस्पेक्ट मैं प्रैक्टिकल जो चीजें हैं, जैसे कि पेपर सॉल्व कैसे करना है, या रियल टाइम में आप जो एमसीक्यू कहते हैं, एमसीक्यू एप्टीट्यूड, तो वो मेरे पास नहीं था। वो गाइडेंस की प्रैक्टिकली जो हम अपना नॉलेज है उसको अप्लाई कैसे करेंगे, एंड उसमें मुझे बहुत हेल्प मिली।
थ्रू लाइक डिफरेंट मेंटर्स। जैसे एक आप लोगों का भी जो स्पेशल प्रीलिम्स के सेशंस होते थे, उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि ये एग्जाम थोड़ा एक हट के एग्जाम है, इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आप किताबों में कुछ पढ़े और डायरेक्टली वैसा का वैसा वहां आपको मिल जाए। हम्म। तो इन चीजों को अंडरस्टैंड करने में मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें आप लोगों ने भी मेरी बहुत मदद की। और वैसे मैंने अपना सेल्फ एनालिसिस, बाकी और भी मेरे साथ कुछ पर्सनल मेंटर्स थे, तो ऐसा मिला जुला के जो मेरे नेक्स्ट अटेम्प्ट्स आए, इन नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स पर मेंस में भी। जैसे मेंस में मैंने दो मेंस दिए थे, एक थर्ड अटेम्प्ट में, एक फोर्थ अटेम्प्ट में। तो जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो मेंस में अगेन मैंने थोड़ा आइसोलेटेड प्रिपरेशन करने लग गई, मेंटरशिप ज्यादा थी नहीं। पर ये जो फाइनल अटेम्प्ट था, तब मैंने काफी सेशंस लिए जो आंसर राइटिंग के सेशन थे, क्योंकि मुझे लगा नॉलेज मेरी अच्छी है, अगर आंसर राइटिंग पे वर्क करूंगी तो हो सकता है। तो उसमें जैसे सनत सर का कुछ पर्सनलाइज मेंटरशिप हो गया, या फिर कुछ मेन आंसर राइटिंग सेशंस होते थे, तो उनसे मुझे बहुत हेल्प मिली। तो ओवरऑल मैं कहूंगी एक मेंटरशिप का और एक एनालिसिस, जो प्रैक्टिकल लाइफ एनालिसिस होता है कि आपने नॉलेज तो गैदर कर ली, अब उसको आप यूटिलाइज कैसे करोगे, तो उस एस्पेक्ट पे काम करके मुझे लगता है उस वजह से इतनी अच्छी रैंक आ पाई। दैट्स ग्रेट टू नो सोनाली। मेंस की आंसर राइटिंग की अगर बात करें तो कई सारे स्टूडेंट्स से जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो उनका एक एक कंसर्न ये होता है, जब जब भी हम उनसे कहते हैं कि आपको आंसर लिखना शुरू करना चाहिए, तो स्टूडेंट्स कहते हैं पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूं फिर मैं आंसर लिखना शुरू करूंगा। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं यही कहूंगी, क्योंकि मैंने रियलाइज भी किया है और ऐसा मुझे लगता भी है कि आंसर राइटिंग मैंने बहुत लेट शुरू करी थी। अगर मैं और जल्दी शुरू करती तो शायद मेरे और अच्छे, लाइक बाय गॉड्स ग्रेस अच्छी रैंक है, लेकिन और अच्छी रैंक हो पाती। तो आंसर राइटिंग 50% रोल प्ले करता है आपके मेंस में। अब उसमें एक डाउट जो आता है कि कब से करें, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि डे वन से शुरू कीजिए। जैसे एक बैलेंस्ड अप्रोच ये रहेगा कि अगर आपने 50% सिलेबस पढ़ लिया है, लेट्स से हम्म। कोई बिगनर शुरू करता है जून जुलाई में, बाय द टाइम ही रीचेज अक्टूबर नवंबर उसने बेसिक जो है पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी अगर पढ़ ली है, तो धीरे धीरे करके आपको आंसर राइटिंग शुरू कर देना चाहिए। और उस आंसर राइटिंग में भी आई थिंक पूरे टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, शुरू में आप धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड कीजिए। जैसे आप पहले 3 क्वेश्चन डेली लिखिए, फिर 5 क्वेश्चंस करिए, फिर हफ्ते में एक बार एफएलटी दे के देख लीजिए। तो यू कैन डू लाइक दैट। आई थिंक एक फ्लेक्सिबल अप्रोच होना चाहिए। बट बिगेस्ट मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं, मैंने भी करे थे सब्सिक्वेंटली अपने जो फर्स्ट के 2-3 अटेम्प्ट थे उसमें, कि मैं आंसर राइटिंग को नेग्लेक्ट करती थी, क्योंकि मैं सोचती थी कंटेंट कंटेंट करेंगे पहले। बट आई विल से कि वो भी अप्रोच अच्छा नहीं है। कंटेंट को आप 80% टाइम दीजिए, और बाकी जैसे 2 घंटे हो गए, अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे धीरे धीरे, जब आप हाफ प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो थोड़े बहुत सिंपल आंसर, जरूरी नहीं है कि आप मेंस के एकदम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन उठा ले शुरू में ही। तो 2-3 आंसर्स डेली लिखिए, या फिर एवरी ऑल्टरनेटिव डे लिखिए, तो उससे आपका एक मोमेंटम बना रहेगा। स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि क्योंकि हमने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है उस आंसर में लिखने के लिए। जब वो क्वेश्चन पढ़ते हैं और जब वो आंसर लिखने के लिए बैठते हैं तो प्रॉबेबली उनके दिमाग में एक दो लाइन के बाद कंटेंट आना बंद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैनग्रोव्स की बात करें, उनकी इंपॉर्टेंस की बात करें, तो एक दो लाइंस आती हैं और उसके बाद फिर आंसर दिमाग में आना बंद हो जाता है, और ये बहुत डिमोटिवेटिंग फैक्टर होता है और उस वजह से वो आंसर राइटिंग से दूर भागने लग जाते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था शुरुआत में जब आपने आंसर्स लिखना शुरू किया? यस मैम, एंड दैट इज वेरी नेचुरल। बहुत एक सिंपल सी बात है कि अगर आप क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस ही इतना बड़ा है, इनफैक्ट जो टॉपर्स भी होते हैं वो कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। अब इसका ही मैंने कहा कि जनरली जैसे मेरे साथ भी यही होता था कि मैं जब शुरू में आंसर्स लिखती थी, तो ऑल्दो कभी कभी मैं रिवाइज करके लिखती थी तो कंटेंट तो अच्छा हो जाता था, पर जो मेरी स्ट्रक्चरिंग था कि कौन से डिमांड को लिखना है, कितने पॉइंट्स जनरेट करने हैं, फिर वही कंटेंट में भी सेम कंटेंट बार बार आने लग जाता था। कुछ बेसिक, जैसे अगर 5-6 पॉइंट्स लिखने होते थे तो 2-3 कंटेंट उसमें रिपीट हो जाता था, 2-3 पॉइंट्स। तो ये नेचुरल प्रॉब्लम्स है। जैसे कि आप जैसे ही पूरा एक बार सिलेबस, जैसे आपके जो मेंस के 4 पेपर है, GS 1 2 3 4, एंड देन आपके ऑप्शनल के 2 पेपर, जब आप पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से करेंगे, तो नेचुरली धीरे धीरे आपका डायमेंशन बढ़ेगा नॉलेज का। तो आई विल से नेचुरल है। मेरे साथ भी सेम हुआ। मेरे को भी बहुत ज्यादा कंटेंट में इशू आता था, प्लस टाइम में। मैं एक आंसर लिखने में, मैंने पहला आंसर शायद आधे घंटे में लिखा था, जबकि रियल एग्जाम में आपको 7 मिनट्स चाहिए होते हैं लिखने के लिए। तो ऑल दैट इज नेचुरल। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, और स्पेशली जो आपका प्रीलिम्स के बाद, एक बार आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो,
तो उसके बाद जो 2.5 से 3 महीने होते हैं उस टाइम नेचुरली आपका मोमेंटम भी बढ़ेगा और आपका नॉलेज का डायमेंशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी मेंटर्स ने मुझे एक फ्रेमवर्क सिखाया था कि आप पेस्टल अप्रोच यूज कर सकते हो, दैट इज पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक, उन लाइंस पे सोच के पॉइंट्स बनाओ। या फिर ऐसे आईएएस ओरिजिन में मुझे एक मेंटर थे, उन्होंने आंसर राइटिंग में ये इवेल्युएशन में दिया था कि आप सिलेबस वाइज अप्रोच देखो, कि आप एक कल्चरल पॉइंट लिखो, एक हिस्ट्री का पॉइंट, एक एथिकल पॉइंट। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि एक बार में आप नहीं कर पाओगे, दिस इज अ स्किल। और इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। जब 2-3 महीने आप बेसिक आंसर राइटिंग करोगे, उसके बाद जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा तो आपको मेंटरशिप वगैरह मिलेगी एंड यू विल डू योर एडवांस्ड लेवल। एडवांस में ये होगा कि आपकी नॉलेज की डायमेंशन बढ़ जाएगी, तो नेचुरली हो जाता है। एंड सारे एस्पिरेंट्स ऐसे ही ग्रो अप करते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत अच्छी आंसर राइटिंग डे 1 से आती है। सो बाय प्रैक्टिस यू कैन डू इट। जैसे इसी से रिलेटेड एक सवाल मेरा और भी है कि क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वाइड है, तो जब स्टूडेंट्स पढ़ना चालू करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्हें ऑन अ डेली बेसिस पढ़नी होती है, न्यूज़पेपर का सोर्स है, बुक्स का सोर्स है, बहुत जगह से वो इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, पर वो इंफॉर्मेशन याद नहीं रहती है। और जब वो उसको रिप्रेजेंट करने जाते हैं टेस्ट में या किसी चीज में, तो अक्सर उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है, क्योंकि पढ़ तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन उतना याद नहीं रह रहा है जितना कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इंफॉर्मेशन रिटेंशन के लिए आपकी आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या थी? यस मैम। मैम, इसमें मेरा एक बहुत ही सिंपल अप्रोच था, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करती थी मैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप डेली या वीकली रिवाइज करो, क्योंकि सिलेबस ही इतना बड़ा है कि हर टॉपिक को डेली एंड वीकली रिवाइज करना इज नॉट पॉसिबल। अब जनरली मेरा सिंपल अप्रोच रहता था कि अगर लेट्स से आई एम स्टडिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, पॉलिटी के 4 चैप्टर्स में कर रही हूँ, तो रात में बस उसे एक बार ग्लिम्स कर लूंगी, दैट वाज माय डेली टारगेट। उसके बाद मैंने एक ऐसा मंथली प्लान बना रखा था कि लेट्स से अगर मैं पूरे मंथ में 2 सब्जेक्ट करती हूँ, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, तो फिर उसके बाद 3 दिन का बफर लेके मैं एक बार ऊपर ऊपर से उसे रिवाइज करूंगी। रिवाइज का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा घुस के आपको फिर से उस सब्जेक्ट को उठाना है, वो भी मैं अभी बताऊंगी कैसे करना है। पहले डेली लेवल पे आप जब रात में सोने से पहले जा रहे हो, सो यू कैन जस्ट उस दिन जो आपने कॉन्सेप्ट किए हैं वो एक बार ग्लिम्स कर लो 1-2 घंटे में। सेकेंडली, जब आपका मंथली टारगेट कंप्लीट हो गया, जैसे मेरे केस में, मेरा अगर लेट्स से मैंने एक मंथली टारगेट बनाया कि फेब्रवरी में मुझे पॉलिटी एंड इकोनॉमी के जो बेसिक सोर्सेज है वो अपना कंप्लीट करना है, मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं 2-3 दिन में उसको जस्ट ग्लिम्स कर लूंगी, सारे टॉपिक्स के अंदर नहीं घुसूंगी, जस्ट देख लूंगी कि मुझे अभी भी थोड़ा बहुत याद है या नहीं। ऐसे ऐसे करके मैंने अपने टारगेट्स बनाए। उसके बाद क्या होगा, व्हेन यू आर डन विद वन फुल रीडिंग, लेट्स से कोई बिगनर अभी शुरू कर रहा है, तो पहले तो वो पूरा सिलेबस एक बार करेगा, डेली डेली थोड़ा बहुत देखेगा। देन जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, लेट्स से उसने 6 महीने का प्लान बना लिया है कि वी हैव 5-6 मेजर सब्जेक्ट, उसको मैं एक एक महीने दूंगा। तो पहले जब आपकी एक रीडिंग पूरी हो जाती है ऐसे करके, तो फिर आप सेकेंड रिविजन पे आओगे। तो ऐसे करके मैंने प्लान बनाया था, डेली थोड़ा बहुत देखना, देन जब एक सब्जेक्ट पूरा हो जाए तो उसके बारे में फिर से 1-2 दिन में देख लेना, एंड फाइनली जब पूरा सिलेबस पूरा हो जाए, या फिर पूरा जो हमारा एक 6 मंथ्स का प्लान है, जैसे जो फाउंडेशन के बच्चे होते हैं ऐसे, सो दे विल गेट क्लासेस एंड देन दे विल डू एंटायर फाउंडेशन, 6 से 8 महीने उन्हें लग जाएंगे। तो उसके बाद जब वो सेकेंड रिविजन में शुरू करेंगे, तो वो फ्रेश से वही सब्जेक्ट्स उठाएंगे जो उन्होंने फर्स्ट रिविजन में या फर्स्ट रीडिंग में करी थी। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है आपको, एक सिंपल प्लान बनाना है। पहले एक बार पूरा सिलेबस कीजिए, फिर उसके बाद एक बार जब हो जाए तो फिर नेक्स्ट रिवीजन। एंड जैसे जैसे आप और रिवाइज करोगे आपका टाइम कम होता जाएगा। जैसे अगर पहला फाउंडेशन आप करोगे तो 8 से 10 महीने आपको लग जाएंगे, कोई भी अगर न्यू स्टूडेंट आता है। उसके बाद आप फिर सेकेंड रिवीजन पे जब बैठोगे, तो वो 10 की जगह आपको 4 महीने में फिर, क्योंकि आपने एक बार पढ़ रखा है तो रिटेन हो जाएगा। एंड ऐसे करते करते बाय द टाइम आप इतना एग्जाम दोगे, तो आपको वही कंटेंट 4 घंटे में भी रिवाइज करना पड़ेगा। राइट। तो आपका प्लान तो बहुत अच्छा है सोनाली, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है। तो यस ओवर द मैम। 4 इयर्स जो आपने एग्जाम्स दिए हैं, इसमें आप आपका डिसिप्लिन कैसे प्रोग्रेस किया, या किस तरीके से आप डिसिप्लिन रहते थे, और आपके फर्स्ट अटेम्प्ट वर्सेस फोर्थ अटेम्प्ट के डिसिप्लिन में क्या डिफरेंस था? यस मैम। तो मैम, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादा गाइडेंस और मेंटरशिप नहीं थी, मैं आइसोलेटेड प्रिपेयर करती थी, तो उधर मैं ट्रैक नहीं करती थी। जैसे मैं किताब लेके बैठ जाती थी,
एंड 1 से 2 महीने हो जाते थे, तो मैं पर ट्रैक ही नहीं कर पाती थी कि क्या मैंने अपना टारगेट कंप्लीट किया या नहीं। फिर जब मेरे सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स आए तो मैंने पर्सनल लेवल पे और वैसे भी गाइडेंस के थ्रू मेंटर्स ने मुझे बताया कि आपको अपना डेली प्लानिंग बनानी होती है। तो मेरे पास एक डायरी थी विच कुड हेल्प ऑल्सो अदर एस्पिरेंट्स। उस डायरी में मैंने अपने हर आवर्स का एक शेड्यूल बना रखा था। लेट्स से अगर मैं 12 घंटे बैठूंगी, लेट्स से सुबह 8 से रात 10 बजे तक का एक टेबल बना रखा था मैंने। एंड आई यूज टू टिक द आर इन विच आई एम स्टडिंग। अगर मैं 8 से 10 पढ़ी हूँ तो मैं 2 टिक्स कर दूंगी, 8 से 9 और 9 से 10 में। एंड जिस आर में मैं नहीं पढ़ रही हूँ उसमें मैं आई विल क्रॉस। एंड ऐसी डायरी मैंने पूरे एंटायरली 3 इयर्स के लिए मैनेज करी है। आई थिंक दैट इज फ्रॉम वेयर द डिसिप्लिन कम्स। अगर आप नेचुरली सिर्फ किताब लेके बैठ जाएंगे या आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप ट्रैक ही नहीं कर रहे, कुछ बच्चों का ये भी होता है, दे यूज स्टॉप वॉच। तो आप ऐसे मेथड्स यूज कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक है, कुछ एप्स होते हैं, उसमें आप टाइमर सेट कीजिए और डेली टारगेट प्रोग्रेस अपना चेक करिए। जैसे आईएएस, अपार्ट फ्रॉम दैट मैम, जैसे जब मेंस आ गया तो नेचुरली डीमोटिवेशन फील हो जाता है जब आपका प्रीलिम्स होके और मेंस में आके आपको फेटीग हो जाता है। तो फिर वहां पे थोड़ा मेंटर्स का भी रोल होता है, जैसे सनत सर थे, तो उन्होंने पर्सनली भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो आई थिंक एक आपका देखो इंटरनल तो आपका होना ही है डिसिप्लिन, वो आपको कोई सिखा नहीं सकता। इफ यू हैव दिस ड्रीम कि आपको अपना यूपीएससी क्लियर करना है तो डिसिप्लिन तो फर्स्ट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, कि आपको एकदम विल पावर लेके आना है कि आप कड़ी मेहनत करोगे। हम्म। एंड प्लस एट द टाइम्स जब आपका वो ऑलमोस्ट आपका वो मोमेंटम टूट रहा होता है तो मेंटर्स, आपके पेरेंट्स, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रैकिंग के लिए आई थिंक साइंटिफिक टूल्स यूज कर सकते हो, जैसे कुछ एप्स होते हैं। मैंने पेन एंड पेपर फॉर्म में डायरी मेंटेन करी थी, डेली मैं कितने घंटे बैठी हूँ वो मैं ट्रैक करती थी मैम। ओके। तो यस। ये सब बहुत अच्छा लगता है सुनने में सोनाली। आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट थे, और यस मैम। जो कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि फुल टाइम वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन को दे सकें। तो कई सारे वर्किंग यस मैम। प्रोफेशनल्स भी तैयारी करते हैं, या कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रॉब्लली कॉलेज से ही पढ़ना चालू कर देते हैं। हर एक का टाइम स्केड्यूल जो है वो डिफरेंट होता है। कई बार जब हम गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को तो उनका एक क्वेश्चन होता है हमसे कि हम अपनी एग्जिस्टिंग रूटीन के साथ में कैसे यूपीएससी को इनकॉर्पोरेट करें। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स किस तरीके से यूपीएससी को अप्रोच कर सकते हैं, क्या उस पे आप कुछ टिप्स शेयर कर सकते हैं? यस मैम। मैम क्योंकि अब इधर एक ये होता है कि आप अगर वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई फुल टाइम है तो उसके पास तो फिर सोने खाने के लिए भी वो आराम से टाइम निकाल सकता है। बट जब वर्किंग एस्पिरेंट की बात आती है तो दे हैव अ, यू कैन से, एक ये उनका लायबिलिटी होता है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता। तो अब इस केस में आई विल सजेस्ट, जो कि मैंने देखा है, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी तैयारी कर रहे थे, तो उनके केस में मैं कहूंगी थोड़ी स्मार्ट स्टडी आपको करनी होती है। वो आप कैसे करोगे? आपको डिलिनिएट कर लेना है कि लेट्स से मेरा जितना भी टाइम है, लेट्स से अगर 9 to 5 मेरे जॉब का टाइम है, तो उस टाइम को छोड़ के आपको देखना है कि मेरे पास एग्जैक्टली टाइम बचता कैसे है, कितना बचता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 6 PM पे आके शाम में कंप्लीटली, मतलब वो अपना ऑफिस से आ चुका है एंड ही हैज टाइम टिल 12 AM, तो ये जो 6 आवर्स है, और लेट्स से अगर 7 कर लेते हैं, 7 से 11, किसी के पास हो सकता है कि और वर्कलोड हो तो 4 आवर्स। तो अब इशू ये है कि उन एस्पिरेंट्स को उसी आवर्स को प्रोडक्टिवली यूज करना है, और वो हो भी सकता है। क्योंकि जो एक फुल टाइम एस्पिरेंट है, देर इज ऑल्सो दिस 80-20 रूल, कि जितना भी हमारा मेजर काम और एफिशिएंसी होती है वो 20% सब्जेक्ट्स को लेके ही होती है। या फिर अगर लेट्स से हम कोई पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो उसमें से 20% ही हमारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो ऐसे ही वर्किंग प्रोफेशनल इस रूल को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके करंट अफेयर्स वगैरह है वो आप ऑफिस में जो आपको ब्रेक मिले तब आप मैनेज कर लीजिए। फिर आप घर आइए, आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। 4 से 5 घंटा आई फील इवनिंग टू नाइट में आप निकाल पाएंगे, और वीकेंड्स पे आप इसे 10 से 12 घंटे भी निकाल सकते हैं। आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। बस ओनली थिंग इज कि आपको थोड़ा फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। वर्किंग एस्पिरेंट, एंड ऑब्वियसली देयर इज दिस थ्योरी की द टाइम फिल्स ऑल द वर्क गैप, कि अगर जितना टाइम होगा उतना वर्क एक्सपैंड भी होगा। तो यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करिए। एक सिलेबस ओरिएंटेड अप्रोच आप रख सकते हैं कि सिलेबस है, सिलेबस के टॉपिक्स हैं, उसी के लिमिट में मैं स्टडी करूंगा। एंड जब एग्जाम पास आए तो आप लीव्स भी ले सकते हैं। जैसे मैंने भी कई स्टूडेंट से इस बार बात करती हूँ, तो बहुत सारे वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं बट
वो अच्छे से क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि वो टाइम को यूटिलाइज अच्छा करते हैं, वो रबिश या फिर कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं पढ़ते हैं। उन्हें बस जो सिलेबस है, सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी करते हैं, और जो वो 4-5 घंटे निकालते हैं उसमें कंप्लीट फोकस रखते हैं। तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा फोकस डालना पड़ेगा, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, बट वर्थ इट है। आपकी जो आपकी प्रेपरेशन की जो जर्नी रही है सोनाली, यस उसमें मैम। क्योंकि वो एक लंबा ड्यूरेशन था, तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आपकी लाइफ कभी बीच में ना आई हो, कोई ऐसा इवेंट ना आया हो, कुछ ऐसा ना हुआ हो जिससे आप कुछ दिनों के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गए पढ़ाई से, किसी वजह से यस मैम। उतनी इंटेंसिटी से पढ़ाई नहीं कर पाए जितनी इंटेंसिटी से आप करना चाह रहे थे। कई सारे स्टूडेंट्स यस जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार इस साल मेरे घर में शादी थी, या इस साल कुछ ऐसा हो गया, इस साल कुछ वैसा हो गया, अब मैं नेक्स्ट ईयर पूरा शुरू से लेके आखिरी तक जैसा मैंने रूटीन बनाया है वैसी ही पढ़ाई करूंगा तब एग्जाम दूंगा। यस मैम। कई सारे लोग इस चीज को ऐसा सोचते हैं कि जब मेरी परफेक्ट प्रेपरेशन होगी देन आई विल बी गिविंग द एग्जामिनेशन। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और क्या आप अपनी लाइफ से कुछ एनेक्डोट्स शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि 4 साल में आपकी लाइफ में कोई इवेंट ना हुआ हो। यस मैम, श्योर। मैम, यस, एंड दैट इज प्रैक्टिकल टू एन एक्सटेंट, क्योंकि मैम वी आर ऑल ह्यूमंस, हम कोई मशीन नहीं है कि ऑलमोस्ट पूरा 16-16 घंटे हम पढ़े, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो उसके लिए मैंने, और ये अप्रोच मैंने एक्चुअली थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में जाके सीखी। इससे पहले मेरे साथ भी यही इशू था। मैं टाइम मैनेज, जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा कि मैं टाइम ट्रैक नहीं कर पाती थी। हो सकता है कि आप बैठे रहे, सिटिंग आवर्स आपके ज्यादा हो, बट देन आपके कुछ मन में कुछ डिस्ट्रैक्शन है, ओवर थिंकिंग है। तो उसको काउंटर करने के लिए एक तरीके का प्रैक्टिकल मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगी कि जैसे लेट्स से अगर कोई बिगनर हो आप, और आपके पास पूरा 1 साल तैयारी के लिए है, तो 1 साल में जैसे आप वीकली देख सकते हो कि अगर लेट्स से कोई इवेंट आ गया, लेट्स से एक वीक है उसमें आपके पास 3 दिन के लिए कोई इवेंट है, तो देन उस इवेंट का असर आपको पूरे मंथ पे नहीं कोशिश करना है कि जाए। अगर आपने 3 दिन पूरे नहीं पढ़े तो आप उसको मंथ में अपने कहीं ना कहीं 2-3 घंटे ज्यादा पढ़ के आप पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। इसीलिए जो बिगनर्स आप शुरू कर रहे हैं, तो मेरा ये थ्योरी था कि अगर ईयर में देयर इज लेट्स से 365 डेज है, तो मेरा थ्योरी था कि 65 डेज को मैं छोड़ देती हूँ, 300 दिन ऐसे होंगे जहां मुझे 8 घंटे पढ़ना है, इंक्लूडिंग कि कभी आप इन 65 डेज मतलब 2 मंथ्स का एक तरीके से मार्जिन मैंने रख लिया कि 60 डेज ऐसे जरूर होंगे, या तो कोई इवेंट आ जाएगा, या मैं बीमार पड़ जाऊंगी, या पढ़ने का मन नहीं होगा, तो आपको साइड करके रख लें। इसीलिए आप एक डायरी या फिर एक टूल बना लें जिसमें कि आप पूरे साल के प्रोग्रेस ट्रैक करते रहे। मेरी लाइफ में भी बहुत ज्यादा होता था, जैसे कि जब मेरा थर्ड अटेम्प्ट होने वाला था, तो मेरे को ट्रैवल करना पड़ गया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कह रहे थे कि घूमने चलो, बहुत दिन से घर पे पढ़ाई कर रहे हो। तो एक हफ्ता मेरा उसमें चला गया था। सिमिलरली कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे, कुछ पर्सनल इश्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे ऐसे करके कई टाइम कुछ महीनों में मेरे 2-4 दिन हमेशा वेस्ट हो जाते थे। बट द थिंग वॉज की कंसिस्टेंसी, अगर 3-4 दिन वेस्ट हो भी गए हैं, तो एकदम से ये नहीं सोचना कि अब क्या होगा, अब तो पूरा टाइम ही वेस्ट हो गया, या तो इवन कभी कभी ऐसा हो सकता है पूरा 1 महीना आपका वेस्ट हो गया हो। बट आई विल से ये 1 महीने या 1 हफ्ते का खेल नहीं है, इट इज अ थिंग ऑफ एंटायर 1 ईयर, 1.5 ईयर। तो ओनली थिंग इज कि अगर ऐसा होता है तो आप अपनी गलती देखें कि कहाँ ज्यादा टाइम चला गया, क्योंकि देखो पहले से आपको ये माइंड में रखना है कि आई एम एन एस्पिरेंट, मैं सिर्फ बहुत वो कंपलसरी चीजें करूंगा जो रिक्वायर्ड है। अगर घर में शादी है, जाना पड़ेगा, ओके, तो एक दिन मैं डेडिकेट कर दूंगा, और उस एक दिन जाने से पहले मैं सारे अपने टारगेट्स कंप्लीट करूंगा। और क्योंकि टारगेट्स कंप्लीट करूंगा, फिर वहां जाके मैं मजे वजे करूंगा आराम से, और फिर वापस आके पढ़ूंगा। तो उसको आप जरूरी नहीं कि आप एक सजा की तरह देखो कि आप कोई टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप उसको एक मजे की तरह भी देख सकते हो, जैसे मेरा था। अगर लेट से मैं पूरे महीने में बहुत डेडिकेटेड रही हूँ, रोज मैं 8-8 घंटे पढ़ी हूँ, तो 2 दिन अगर मैं गैप ले भी लेती थी या घूमने फिरने चली जाती थी, तो मुझे गिल्ट नहीं होता था, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमंस। बट ओनली थिंग इसकी बैलेंस करके चले, पूरे साल का जो आपको टारगेट है वो बिगाड़ना नहीं है। किसी दिन ज्यादा हो सकता है, किसी दिन कम हो सकता है, पर ऑन एन एवरेज उसे मेंटेन करें। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे ये भी है सोनाली। अम, यस। आज हमारे पास एआई अवेलेबल है, काफी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आज से 5-6 साल पहले यूपीएससी की पढ़ाई बहुत डिफरेंट थी और आज की डेट में बहुत डिफरेंट है। सेल्फ स्टडी वर्सेस किसी मेंटर के साथ तैयारी करने में एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस होता है इन दोनों अप्रोचेस से? मैं आपका ओपिनियन उस पर जानना चाहती हूँ।
यस मैम। मैम अप्रोच में काफी डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ कि आपको क्या जो चीजें हैं वो किस हद तक समझ आ रही है, दैट इज द मेन थिंग। कि अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हैं, ऑल्दो दैट इज नॉट अ यू नो ट्रूथ, तो यही है कि सेल्फ स्टडी ही आपको सक्सेस दिलवाएगा। बट देन सेल्फ स्टडी के साथ आपका एक इशू आता है कि हर जो स्टूडेंट है आउट ऑफ कॉलेज अगर आया है, या लेट्स से कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, तो उसे एग्जैक्टली ट्रेंड्स नहीं पता होते। तो वहां आता है मेंटर का रोल, जो मैंने पहले भी बताया, जो मेरी गलती थी, दैट वाई मुझे इतने अटेम्प्ट्स लगे। रीजन भी कि हो सकता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, आप 16 घंटे भी एक दिन में पढ़ रहे हो, पर एग्जैक्टली एग्जाम में जो पूछा जाएगा, एग्जाम में जो अप्लाई होगा, वो एक मेंटर ही आपको बता पाएगा। अब इसमें भी एक एक्सटेंट होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो कंप्लीटली रिलाई कर जाते हैं ऑन मेंटर्स, कि ठीक है मेंटर्स ने इतना बता दिया, अब तो मुझे ज्यादा पढ़ना नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ के हो जाएगा। बट मेरे मेरे केस में, और मुझे लगता है जो सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स होते हैं उनके केस में, दोनों का ही बहुत बड़ा रोल होता है। बोथ दे ट्राई टू बोथ आर इम्पोर्टेंट। जैसे मेरे केस में मैंने आपको बताया, जैसे मेंस का टाइम था, तो वहां पे मुझे बहुत लो फील होने लग गया था, क्योंकि मेरे आंसर्स अच्छे नहीं मैं लिख पा रही थी, इवैल्यूएशन में कुछ रिमार्क्स आ जाते थे। तो उस टाइम काफी मेरे मेंटर्स थे, जैसे आईएएस ओरिजिन में सनत सर थे, तो उनसे पर्सनलाइज जो कॉल हुई, क्योंकि आपको यूपीएससी का जो मोटिवेशन है वो एक ऐसा ही बंदा दे सकता है जिसने खुद उस फील्ड में एक्सपीरियंस लिया हो। तो वहां पे आता है मेंटर्स का रोल, कि पर्सनल एक्सपीरियंस देना, मोटिवेट करना, और जो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी है वो करवाना। मेहनत आपकी खुद की होगी, पर उस मेहनत को किस डायरेक्शन में करना है, वहां पे मेंटर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आप ऐसा कुछ एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि पहले आप क्या गलती कर रहे थे और मेंटर्स से बात करने के बाद आपने किस तरीके से उसको चेंज किया जिसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था आपके एग्जाम पर? यस मैम। मैम जैसे जो स्पेशल आंसर राइटिंग सेशंस होते थे, तो उसमें मुझे ये पता लगा कि जैसे, क्योंकि मैंने दो मेंस दिए हैं, तो पहले मेंस में ज्यादा मेंटरशिप थी नहीं मेरे पास, इस वाले अटेम्प्ट में सेशंस में मुझे ये पता लगा कि जो आंसर की स्ट्रक्चरिंग होती है उसमें बहुत सारे सब पार्ट्स डाले जा सकते हैं, और नंबर ऑफ पॉइंट्स भी इंक्रीज करो। जैसे कभी कभी मैंने सनत सर से भी पर्सनली अपनी जो कॉपी शेयर करी, या फिर जो मेरे इवैल्यूएशन होते थे आंसर के आईएएस ओरिजिन में, तो उसमें उन्होंने जो मुझे फीडबैक दिए कि आपको और सब पॉइंट्स निकालने हैं, डायमेंशन आप अलग खोल सकते हो, स्पेशली एथिक्स के आंसर में। एथिक्स में जो मेरा आंसर राइटिंग था दैट वाज नॉट वेरी गुड, तो मेरा स्कोर भी काफी इंक्रीज हुआ है, 30 मार्क्स से ऑलमोस्ट 20 मार्क्स से एथिक्स का स्कोर। एंड द रीजन भी वही कि मुझे इवेलुएशन जो मिला, इवेलुएशन अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनल कुछ कॉल्स होती थी जैसे स्पेशलाइज मेंटरशिप के तहत, तो उसमें क्या होता था कि मुझे पूरे आंसर को डी कोड करना सिखाया गया, और अब वो आर्ट मुझे बहुत अच्छे से आ चुकी है, कि एक स्टेटमेंट है उसके कितने सब पार्ट्स बनाने हैं, हर सब पार्ट्स में कितने पॉइंट्स लिखने हैं, अगर पॉइंट्स नहीं आ रहे तो क्या क्या फ्रेमवर्क्स के थ्रू आप सोच सकते हो। तो मेंस में ऐसा था, एंड प्रीलिम्स में अगेन, प्रीलिम्स में जो एमसीक्यू को सॉल्व करना था, तो प्रीलिम्स के कुछ स्पेशल सेशन होते थे, वहां पे जब मैंने लॉजिक देखा कि जो मेंटर्स थे वो किस तरीके से लॉजिक बताते थे, तो उन सबसे बहुत हेल्प मिला मैम। स्पेशली वो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थे, नॉलेज वाइज तो मैम ठीक था कि खुद ही पढ़ना था, बट जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स थे कि क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है, दैट हेल्प अ लॉट। दैट्स ग्रेट टू नो। यस। सोनाली, बीइंग अ वुमन, मैं आपसे ये एक सवाल पूछना चाहूंगी। 4 अटेम्प्ट्स ऑफ यूपीएससी के साथ एक सोशल और फैमिली प्रेशर भी आता है सब पर। यस। आई एम श्योर आप पर भी थोड़ा बहुत तो आया होगा जब आपके आसपास के लोग देख रहे होंगे कि 4 साल से प्रिपेयर कर रही हैं पर अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया है। आपको कोई यस मैम। दूसरा डायरेक्शन ले लेना चाहिए, आपको कोई जॉब कर लेनी चाहिए, आपको प्रॉब्ली शादी कर लेनी चाहिए। तो इस तरीके के ओपिनियंस आपके साथ भी हुए थे? और अगर किसी के साथ हो रहे हैं तो वो इंसान कैसे रेजिलिएंट रह सकता है अपने एग्जाम की तरफ कि नहीं मुझे यही करना है? यस मैम। एंड मैम हमारी इंडियन सोसाइटी में दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड रियलिटी, मेरे साथ भी हुआ था, बहुत बार हुआ था इनफैक्ट, जिस वजह से मैं स्ट्रेसफुल भी हो जाती थी, कभी कभी बहुत खुद ही अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता था कि नहीं होगा, लोग सही कह रहे हैं। जैसे काफी टाइम गर्ल्स के लिए स्पेशली जो शादी का प्रेशर होता है, या फिर यू आर अ बर्डन ऑन योर फैमिली, आप ग्रेजुएटेड हो पर कोई नौकरी तक नहीं है, आपको आपके पेरेंट्स संभाल रहे हैं, सो ऑल दैट प्रेशर इज ऑब्वियसली देयर, मेरे साथ भी बहुत ज्यादा होता था। एंड मेरे साथ, एंड इनफैक्ट आई फील कि बहुत लोगों के साथ पेरेंट्स का उतना प्रेशर नहीं होगा जितना आपके रिलेटिव्स और सोसाइटीज का होगा। आपके पेरेंट्स फिर भी आपको सपोर्ट कर देते हैं, पर हो सकता है आपके कजन अंकल आंटी, बहुत सब जो रिलेटिव्स होते हैं
उनकी बातों का हो सकता है आपको कभी कभी बहुत बुरा भी लग जाए। तो इसीलिए मैं कहूंगी कि पहला तो आप माइंडसेट बना के जाइए कि आपका ये जर्नी है, मेंटल, आपको मेंटल पावर चाहिए इसके लिए। तो आपकी जर्नी है, और आप अगर किसी से कुछ सुन रहे हैं तो कोशिश कीजिए आइसोलेटेड रहिए। जैसे कि मैं कोशिश करती थी कि मैं बहुत ज्यादा सोशल बनूं ही ना, क्योंकि कहीं बैठ गए फिर नेचुरली बातचीत होनी है। तो जितना हो सके आइसोलेटेड रहिए, आप अपने ऑनलाइन मीडियम से पढ़ाई कीजिए। फोन होता ही है आपके पास, उसमें आप मोटिवेशन वीडियोस ये सब देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पेरेंट्स का भी रोल होता है। मेरे केस में मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था। देवर ऑलवेज थिंक कि कोई बात नहीं, लोगों को जो कहना है कहने दो। मेरी मदर थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी, बट मेरे फादर ही वॉज रियली वेरी ब्रेव। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, 6 अटेम्प्ट हैं, दो उन्हें पूरा। अगर एक ऐसा केस होता है कि आपके पेरेंट्स भी सपोर्ट ना करें, अगर आपके पेरेंट्स ही क्वेश्चन करने लग जाए, तो आई विल से कि 1-2 अटेम्प्ट तक आप कैसे ना कैसे कोशिश कीजिए। अदरवाइज अगर 3-4 साल होने लग जाए तो थोड़ा सा प्लान बी की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे आपका यूपीपीसीएस हो गया या कोई सेंट्रल एग्जाम, ताकि वो आपका एज ए सपोर्ट बने। जैसे इस बार 4th अटेम्प्ट में मैंने भी कुछ आईबी वगैरह के एग्जाम देने लग गई थी। तो थोड़ा बहुत बैलेंस कीजिए। अगर पेरेंट्स का सपोर्ट है तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका हो जाएगा। फिर तो कोई इशू ही नहीं होगा। अगर पेरेंट्स का थोड़ा इशू है कि पेरेंट्स खुद ही सपोर्ट नहीं कर रहे, तो थोड़ा आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाइए। तो आई विल से यही कहना चाहूंगी। मुझे लगता है सबसे जो स्टार्टिंग के अटेम्प्ट होंगे उसमें इतना प्रेशर नहीं होगा। जैसे जैसे टाइम बनेगा तो उसके साथ थोड़ा सा आपको अप्रोच और मेहनत भी बढ़ानी पड़ेगी। बहुत अच्छा लगा आपका पर्सपेक्टिव सुन के इस चीज पर सोनाली। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं वाइंड अप करना चाहूंगी। इस वक्त जीवन यस का मैम। सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है फोन। फोन की यस एडिक्शन मैम। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन रिपोर्टेड बाय एनी स्टूडेंट इज सोशल मीडिया दीज डेज। उसको कैसे बैटल कर सकते हैं टू कीप योर फोकस ऑन द प्रिपरेशन? यस मैम। मैम इसमें 2-3 चीजें हैं। पहला है कि सोशल मीडिया का जो आपके अकाउंट्स होते हैं, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम, यूट्यूब तो आपको हेल्प करेगा वैसे बहुत ज्यादा। तो मेरे केस में मैं थोड़ा लकी थी कि मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम था नहीं, और मैंने कभी बनाया नहीं। अब जिनका है तो उसके लिए मैं कहूंगी कि बैलेंस कीजिए। जैसे मेरा भी एक रूल था कि स्क्रीन टाइम में अपना लिमिटेड रखती थी। अगेन मेंटल पावर आपको चाहिए। आप हमेशा अपने दिमाग में ये थॉट लाइए जिसका आप मोटिवेटेड, जैसे सनत सर ने भी मुझे सिखाया था। पर्सनली भी मैंने काफी लोगों से ये सुना था कि देखो, यही जो 3-4-5 साल हैं, अगर इधर आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो तो नेचुरली आपके आगे के ईयर्स एंड जनरेशन बहुत अच्छे रहेंगे। तो पहला प्रैक्टिकली आप कुछ एप्स यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने पर्सनली फोकस ऐप यूज किया था। उसमें फोन लॉक हो जाता है, एंड देन यू कैन ओनली लाइक उसको स्विच ऑफ करके ही ऑन कर सकते हैं। तो आप कुछ एप्स यूज कर सकते हैं। पर उसमें भी सबसे ज्यादा जरूरी है आपका मेंटल, जो वो है मेंटल आपका फोकस, कि मुझे करना है, मेरे लिए मेरा एग्जाम पहला है। सेकेंड, हो सकता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा एडिक्शन हो रहा है तो आप अपने पेरेंट्स को कहिए कि वो आपका फोन लेके रख ले। ये भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, लिमिट कर दीजिए सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया देख भी रहे हैं तो आप कुछ ऐसे वेबसाइट्स देखिए, जैसे बेटर इंडिया हो गया, पीआईबी की वेबसाइट हो गई, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हो गई, नॉलेज जीके की वेबसाइट, ये सब। तो ऐसे ऐसे करके आप प्रैक्टिकली भी और मेंटली भी अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। मैंने अपना फिक्स कर लिया था कि 2 से 2 आवर्स से ज्यादा मेरा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। उसमें भी मैं अपने लॉक्स लगा लेती थी, फोकस के थ्रू डिफरेंट एप्स पे मेरे लॉक्स रहते थे, क्योंकि मुझे भी काफी डिस्ट्रैक्शन हो जाता था। कभी कभी ऐसा हो सकता है, देखिए आप लोग इंसान ही हैं, जैसा कि हमने पहले भी बात करी, वी आर ह्यूमंस। हमें हर टाइप के डिस्ट्रैक्शन होंगे, बट लिमिटेड डिस्ट्रैक्शन रखिए। मतलब पूरी कहानी यही है कि आपके पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में से आप अगर 8 घंटे सो लीजिए, एंड 3-4 घंटे हटा के अगर 12 घंटे निकलते हैं, तो 12 घंटे में से आप कोशिश कीजिए 2-3 घंटे से ज्यादा आपका फोन पे ना जाए, ताकि इफेक्टिवली 10 घंटे आप पढ़ पाए अपने यूपीएससी के गोल की तरफ। ओके, थैंक यू सो मच यस सोनाली। काफी समय लिया यस आपका, लेकिन आपसे बहुत अच्छे इंसाइट्स मिले। आई एम श्योर जो स्टूडेंट्स आज की डेट में प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी तरीके से डिमोटिवेटेड हैं या फिर किसी स्ट्रक्चर से परेशान हैं कि कैसे यस। होगा एग्जाम समझ नहीं आ रहा है, आई एम श्योर आपकी इस कॉन्वर्जेशन से उनको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। डू यू हैव एनी लास्ट वर्ड्स फॉर अस? यस मैम। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आईएएस ओरिजिन ऑल्सो, क्योंकि मुझे जब लो फेजेस आए, जैसा कि मैंने वीडियोस में भी बताया है, कि बहुत हेल्प मिली है। एंड आई थिंक ऐसी ही मेंटर्स जो एक अफोर्डेबल एंड एफिशिएंट मेंटरशिप होती है, दैट हेल्प्स अ लॉट।
तो मैं एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहूंगी जो भी आईएएस ओरिजिन से जुड़े हैं कि द इंस्टीट्यूट इज देयर टू हेल्प यू, आप अपना हार्ड वर्क कीजिए। इनफैक्ट कोई अगर नहीं भी जुड़ा है तब भी आई थिंक बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं बाय आईएएस ओरिजिन, मुझे पर्सनली बहुत हेल्प मिली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेहनत करते रहिए, मेंटरशिप आप ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। एंड पॉजिटिव रहिए, मेहनत करेंगे तो जरूर होगा, थोड़ा टाइम लग जाता है, नेचुरली है, बिकॉज मुझे भी पहले बिलीव नहीं होता था, बट व्हेन यू कीप ऑन डूइंग योर एफर्ट्स तो हो जाता है। Thank you so much for your time, Sonali. Thank you for joining थैंक us. यू मैम। It was थैंक यू सो really मच। good training and all the best for your life. Thank you. थैंक यू मैम।